नमस्कार, मैं अतुल प्रताप सिंह BVSC एंड AS का छात्र संचालक के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आईवीराई पॉडकास्ट सीरीज के दिवाली स्पेशल एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं चांदीपुरा रोग के बारे में। शायद इसका नाम आपने पहले ना सुना हो, लेकिन यह बीमारी आपके और हमारे दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है। इसी बारे में बात करने के लिए आज की हमारी एक्सपर्ट गेस्ट हैं डॉक्टर हिमानी धांजे मैम। आप डिवीजन ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ में साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। मैम, हमारे पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी तो हमने बात की थी जूनोटिक रोगों के बारे में, वो कैसे संक्रमित होते हैं, पब्लिक हेल्थ पे उनका क्या इम्पैक्ट है और खुद को कैसे बचा सकें। इसी संदर्भ में चांदीपुरा रोग का नाम आजकल खास करके गुजरात से काफ़ी उभर करके आ रहा है। तो इस रोग के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और ये किस प्रकार के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये चांदीपुरा जो रोग है ये एक विषाणु जनित बीमारी है जिसका कारण चांदीपुरा विषाणु है। ये विषाणु रेब्डोविरिडी फैमिली के वेसिकुलोवायरस जीनस से संबंधित है और मुख्य रूप से ये विषाणु जो है वह 15 वर्ष के कम से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। उन बच्चों में ये एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम करता है जिसे हम मस्तिष्क शोथ भी कहते हैं। मैम, न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो जून और अगस्त के बीच में इसके 200 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो क्या इससे पहले भी हमारे देश में चांदीपुरा बीमारी को कहीं रिपोर्ट किया गया है? इस विषाणु की पहचान सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र में एक चांदीपुर गांव है, वहाँ के 2 मरीजों के रक्त नमूनों में से की गई थी। तो ये विषाणु हमारे देश में 1965 से ही है। उसके बाद 2003 में जो है इसका काफ़ी बड़ा आउटब्रेक आंध्र प्रदेश में देखा गया था और उसका 2004 में गुजरात में देखा गया था और फिर जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी आजकल जो आउटब्रेक गुजरात में हुआ वो जून और अगस्त के बीच हुआ। मैम, आपने बताया कि चांदीपुरा गांव में इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था। क्या यही कारण है कि इसका नाम भी चांदीपुरा रोग रखा गया है? जी बिल्कुल, चांदीपुरा नाम वहीं से आया, इसीलिए इसका नाम जो है वो चांदीपुरा विषाणु या चांदीपुरा रोग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार ये वहीं इसकी पहचान हुई थी, वहीं से इस वायरस को आइसोलेट किया गया था। मैम, जिन भी स्टेट्स के बारे में आपने बताया और डिफरेंट आउटब्रेक्स के बारे में बताया, तो उन आउटब्रेक्स का इम्पैक्ट कैसा रहा जनरल पब्लिक पे? ये जो चांदीपुरा विषाणु के आउटब्रेक्स हुए कई राज्यों में, इनका जन स्वास्थ्य पर काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा। जैसे कि मैंने बताया कि 2003 में आंध्र प्रदेश में आउटब्रेक हुआ था, तो उस आउटब्रेक में 183 डेथ्स हुई थी। उसके बाद जो 2004 में गुजरात में आउटब्रेक हुआ, उसमें केस फैटेलिटी रेट 75% था। केस फैटेलिटी रेट यानी कि अगर 100 लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें से 75 लोगों की मृत्यु हो गई। और 2024 वाला जो आउटब्रेक है, ये जो प्रकोप फैला हुआ है, इसके बारे में तो हमने चर्चा करी कि 245 केसेस रिपोर्टेड हैं, 82 डेथ्स हो चुकी हैं, तो इसका जन स्वास्थ्य पर काफ़ी बड़ा प्रभाव है। मैम, चांदीपुरा रोग का संचरण किस प्रकार होता है और क्या इस बीमारी का कोई सीजनल पैटर्न भी है? ये जो चांदीपुरा रोग है, इसका जो संचरण है, ये फ्लियोबोटमस जीनस से संबंधित एक सैंड फ्लाई होती है, उसके काटने की वजह से होता है। सैंड फ्लाई को हम आम भाषा में बालू मक्खी भी बोलते हैं। ये एक विशेष मक्खी होती है, जो जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तो उससे ये विषाणु अपने अंदर ले लेती है। फिर जब ये दूसरे व्यक्ति को काटती है, तो ये विषाणु उस व्यक्ति में संचरित कर देती है। तो ऐसे इसका संचरण होता है। और जहाँ तक आपने बात की सीज़नल पैटर्न की, तो इस बीमारी के मामले ज़्यादातर बरसातों में मॉनसून सीज़न या उससे पहले के 1-2 महीनों में देखने को मिलते हैं। ज़्यादा मामले जून से अक्टूबर के बीच में देखने को मिलते हैं। इसका कारण ये है कि उस समय पर्यावरणीय स्थितियाँ इस बालू मक्खी के प्रजनन के लिए अनुकूल होती हैं। तो इसलिए ज़्यादा मामले जून से अक्टूबर के बीच में देखने को मिलते हैं। सैंड फ्लाई के बारे में आपने बात की मैम, तो क्या सैंड फ्लाई के अलावा भी जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं, चाहे मच्छर हो गए या दूसरी मक्खियाँ हो गई, उनसे भी इस बीमारी का संचरण हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। मुख्य रूप से तो इसका संचरण सैंड फ्लाई से ही होता है, बालू मक्खी जिसे कहते हैं। उसके अलावा संक्रमित मच्छर या किलनी के काटने से भी ये बीमारी फैल सकती है। मैम, ये बीमारी इसमें कितना ज़ूनोटिक पोटेंशियल है और ये क्या जानवरों को भी प्रभावित करती है?
ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक शोध हुआ था जिसमें उन्होंने पाया था कि शूकर, भेड़, बकरी और भैंसों में उनके रक्त में इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पाई गई थी, जो कि ये संकेत देती है कि इस विषाणु का जो प्रसार है या संचरण है वो पशुओं में भी होता है। लेकिन पशुओं में ये विषाणु कोई बीमारी करता है या नहीं करता है, इसके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है और इस संदर्भ में अभी और शोध की आवश्यकता है। जो मनुष्य इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनमें किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं? इस बीमारी का जो मनुष्यों में इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जब ये विषाणु किसी व्यक्ति के अंदर गया, उस समय से लेके लक्षण आने तक का जो समय होता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वो 3 से 6 दिन तक का होता है। जैसे कि अगर आज आपको बालू मक्खी ने काटा, तो उसके बाद 3 से 6 दिन लगेंगे लक्षण आने में। तो पहले तो जो लक्षण आते हैं, वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस जैसे आते हैं, जैसे कि सर दर्द होगा, बुखार होगा, पेट में दर्द होगा, उल्टी आएगी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, 24 से 30 घंटे के बाद दिमागी संबंधित लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि दौरा पड़ना, चेतना में बदलाव और संक्रमित व्यक्ति का कोमा में जाना। मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार काफ़ी आम लक्षण हैं। तो क्या सारे दिमागी बुखार के जो सिम्पटम्स होते हैं वो चांदीपुरा बीमारी के होते हैं या अन्य रोग भी हैं जो इस प्रकार के लक्षण दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि जिसमें कि मस्तिष्क ज्वर वाले लक्षण आते हैं। जैसे चांदीपुरा की तो हमने चर्चा की। इसके अलावा एक विषाणु जनित बीमारी है जापानी मस्तिष्क ज्वर, तो उसमें भी दिमागी संबंधित लक्षण देखने को मिलते हैं बच्चों में। एक और रिकेट्शियल बीमारी है जो कि स्क्रब टाइफस के नाम से जानी जाती है और इसमें भी दिमागी बुखार वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब भी कोई ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो मैं श्रोताओं को यही बताना चाहूँगी कि वे अपने बच्चे को तुरंत अस्पताल लेके जाएँ और उसकी सही जाँच करवाएँ। मैम, इस बीमारी के निदान के लिए एट प्रेज़ेंट हमारे पास कौन से टेक्निक्स अवेलेबल हैं? और साथ ही ये भी बताएँ कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं इस बीमारी के लिए? इस बीमारी का जो निदान है, वो लैबोरेटरीज़ में या तो रियल टाइम पीसीआर या आईजीएम या आईजीजी एलाइज़ा द्वारा किया जाता है। जहाँ तक कि ट्रीटमेंट या उपचार की बात है, तो इस बीमारी के लिए कोई विशेष उपचार अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर सही समय पे अस्पताल चले जाएँ और वहाँ पे जो लक्षण के आधारित पर जो उपचार करते हैं डॉक्टर, वो लिया जाए, तो मृत्यु से बचा जा सकता है। क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है? इस बीमारी के लिए अभी तो कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। चांदीपुरा बीमारी के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और आपने बताया कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में इसके रोकथाम के मेजर्स जो हैं वो कितने ज़रूरी हो जाते हैं? और जनरल पब्लिक को थोड़ा बताएँ कि वो क्या मेजर्स ले सकते हैं? जैसे कि हमने चर्चा की कि इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ना कोई इसका विशेष उपचार है। तो इस बीमारी पे नियंत्रण हम इसके जो वाहक हैं, सैंड फ्लाई, ये वेक्टर जनित बीमारी है, तो उस वाहक पे नियंत्रण करके हम इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सैंड फ्लाई है, ये जो अपने अंडे देती है, ये नमी वाली जगह पे देती है और जो इसके लार्वे हैं, वे जैविक कचरा या फिर जो पशु-मल जैसे कि गोबर, उनमें पनपते हैं। और ये जो सैंड फ्लाई है, ये ज़्यादातर घरों के कोनों में या जो पशु बाड़े होते हैं, उनके कोनों में या दीवारों में दरारें होती हैं या सुराखें होती हैं, उनमें पनपती हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी सावधानियाँ बरतें, तो हम इसकी जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर के आस-पास जैविक कचरा है, तो उसका सही से निपटान करें। जो पशुपालक हैं, वो बाड़ों में पशु रख रहे हैं, तो उनका जो मल होता है या गोबर होता है, उसे ज़्यादा देर तक ऐसे ही पशु बाड़े में ना रहने दें, उसका निपटान सही से करें। और जैसे कि आप घरों में रहते हैं, तो घरों में वेंटिलेशन अच्छी होती है, वैसे ही अपने पशु बाड़ों में भी वेंटिलेशन अच्छी रखें, तो इससे ये मक्खी आस-पास नहीं आएगी। और हम अपने घरों में प्लास्टर करवाते हैं, वैसे ही अपने पशु बाड़ों में भी प्लास्टर करवाएँ। अगर दीवारों पे कोई छेद है या दरार है, तो उसे सील करें, तो इससे भी इस मक्खी की संख्या में नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि अगर हम अ,
चूहों की जनसंख्या पे नियंत्रण करते हैं, तब भी इस जो मक्खी है इसकी संख्या में नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि ये मक्खी जीवित रहने के लिए चूहों को भी काटती है, उनसे उन पे भी ब्लड उनका लेती है और खुद जीवित रहती है। तो घरों के आस-पास अगर लोग सफाई रखेंगे, झाड़ियाँ नहीं उगने देंगे, घर के अंदर साफ-सफाई रखेंगे, कूड़े का, कचरे का अच्छे से निपटान करेंगे, तो जो है ये मक्खियों की संख्या कम होगी, चूहों की संख्या कम होगी और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसके अलावा और कई बीमारियाँ हैं, जिनसे हम बच सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन राज्यों में इस बीमारी के मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने घरों में या पशु बाड़ों में कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं और रात को सोते हुए समय मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी उनके बच्चों को बुखार आ रहा है या फिर मस्तिष्क ज्वर से संबंधित कोई भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो तुरंत उन्हें अपने बच्चों को अस्पताल लेके जाना है ताकि वे इस बीमारी से बच सकें। मैम, अंत में चांदीपुरा बीमारी के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप कुछ टेक होम मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं अपने श्रोताओं को यही बताना चाहूँगी कि ये काफ़ी गंभीर बीमारी है, जिसका जन स्वास्थ्य पर काफ़ी बड़ा प्रभाव है और इसके लिए जन जागरूकता होना काफ़ी आवश्यक है। जैसे मैंने बताया, ये एक वेक्टर जनित बीमारी है, जो सैंड फ्लाई के काटने से फैलती है। तो आप सभी लोग अपने घरों में साफ-सफाई रखें, घरों के आस-पास सफाई रखें, जो पशुपालक हैं वो पशु बाड़ों में साफ-सफाई रखें। अगर ऐसा करेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर आपके बच्चों में बुखार आ रहा है तो तुरंत उन्हें चिकित्सालय लेके जाएँ, स्वयं उपचार करने की कोशिश ना करें। मैम, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ इस खास एपिसोड के लिए जुड़े, उसके लिए आपका दिल से आभार। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को इस नई बीमारी के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत धन्यवाद हमारे आज के दिवाली स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि यह पावन त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर के आए, आपको अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य का आशीर्वाद मिले। हमारी तरफ से और पूरे आईवीआई पॉडकास्ट टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।